दोस्तों, क्या आपको याद है साल 2024 का वो दौर जब देश के सबसे बड़े मेडिकल एग्जाम नीट का रिजल्ट आया था। उस समय देश में एक भूचाल सा आ गया था। इतिहास में पहली बार एक दो नहीं बल्कि पूरे 67 स्टूडेंट्स ने 720 में से 720 का परफेक्ट स्कोर हासिल किया था। लोग हैरान थे कि जिस एग्जाम को देश का सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, जहां स्टूडेंट्स को एक नंबर लाने के लिए खून पसीना बहाना पड़ता है, वहां अचानक कितने सारे टॉपर्स निकलकर कैसे सामने आ गए। और उससे बड़ा झटका तब लगा जब पता चला कि हरियाणा के एक ही सेंटर से बिना सरनेम वाले 6 अलग अलग टॉपर निकलकर सामने आ गए और उनके रोल नंबर भी एक सीरीज से मैच कर रहे थे। उस समय एनटीए ने बचाव करते हुए कहा कि ये सब ग्रेस मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन की वजह से हुआ है। सरकार ने भी दबाव में आकर एक हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी बनाई, जिसके चेयरमैन बने इसरो के पुराने चीफ के राधाकृष्णन। उस समय इस कमेटी ने साफ साफ कहा था कि अगर इस बीमारी को जड़ से खत्म करना है तो हमें पेन एंड पेपर मोड को छोड़कर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी मोड पर आना होगा। लेकिन अफसोस, सरकार नॉर्मलाइजेशन की तकनीकी पछड़ों और कोर्ट के मामलों से डर गई और आज तक उन सिफारिशों की फाइल पिछले 2 सालों से सिर्फ कागजों पर ही दबी रही। नतीजा क्या हुआ? इतिहास ने खुद को दोबारा दोहराया और इस बार साल 2026 में जो हुआ उसने देश के 23 लाख से ज़्यादा मासूम बच्चे के भविष्य को एक ऐसे अंधेरे कुएं में धकेल दिया जहां से निकलने का रास्ता नामुमकिन जैसा लग रहा है। 3 मई 2026 को पूरे देश में नीट का एग्जाम होता है और उससे जस्ट 4 दिन बाद यानी कि 7 मई को एनटीए के शिकायत कक्ष में एक ऐसी चिट्ठी पहुंचती है जिसने पूरे सिस्टम की नींद उड़ा दी। एक गुमनाम व्यक्ति ने एनटीए को आगाह किया कि एग्जाम से पहले ही सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे गेस्ट पेपर बिक रहे थे जिनके सवाल हूबहू रियल क्वेश्चन पेपर से मिलते जुलते हैं। शुरुआत में लगा कि यह शायद कोई एक मामूली अफवाह होगी, लेकिन जब 8, 9, 10 और 11 मई को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जब अंदरूनी जांच की तो उनके खुद के होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि एग्जाम से पहले ही कुछ मोबाइल फोन्स पर एक ऐसी पीडीएफ मौजूद थी जिसमें टोटल 410 सवाल थे। और हैरानी की बात देखिए, उन 410 सवालों में से 140 सवाल ऐसे थे जो रियल नीट के पेपर से एग्जैक्ट मैच कर रहे थे और जिसमें कि 120 सवाल तो सिर्फ अकेले केमिस्ट्री सेक्शन के थे। जब पानी सिर से ऊपर निकल गया तो 12 मई 2026 को एनटीए को एक बड़ा यू टर्न लेना पड़ा। उन्होंने खुद एक बयान जारी किया कि भले ही पूरा पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन अगर एक भी सवाल लीक हुआ है तो ये हमारे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का अपमान है। और इसी के साथ एनटीए ने पूरे देश का नीट यूजी 2026 का पेपर रद्द करा दिया और पूरी जांच सीबीआई को सौंप दी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये पूरा खेल शुरू कहाँ से हुआ? कौन थे इस साजिश के पीछे के असली चेहरे और कैसे उन्होंने बैठकर इस पूरे देश के सबसे बड़े एग्जाम के पेपर लीक का ब्लूप्रिंट तैयार किया? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं माधव गोविंद और चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं और चलते हैं इसके ओरिजिन पॉइंट पर। दोस्तों, सीबीआई की इन्वेस्टिगेटिव ट्रेल जैसे जैसे आगे बढ़ी, इस पूरे स्कैम की पहली कड़ी जुड़ी महाराष्ट्र के पुणे और अहिल्यानगर से। जांच में पता चला कि इस पूरे इंटरस्टेट नेटवर्क का जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था उसका नाम है धनंजय लोखंडे, जो कि पैसे से एक आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर है और अहिल्यानगर का ही रहने वाला है। धनंजय अकेले इस पूरे खेल को अंजाम नहीं दे रहा था, उसके पीछे एक और बड़ा नाम सामने आया है जिसका नाम है मनीषा बागमरे, जो कि पुणे में ही एक ब्यूटी सलून चलाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक आयुर्वेदा डॉक्टर और एक ब्यूटी सलून चलाने वाली महिला का एक पेपर लीक से क्या लेना देना है? तो दरअसल दोस्तों, यही इस पूरे स्कीम की सबसे शातिर चाल थी। ये लोग दिखने में बहुत आम लगते थे, लेकिन अंदर ही अंदर इनका नेटवर्क बहुत ही गहरा था। सीबीआई को शक है कि इस पूरे खेल की शुरुआत एनटीए के ही किसी अंदरूनी सोर्स से हुई है। किसी इनसाइडर ने सबसे पहले पेपर की हार्ड कॉपी लीक की, जो घूमते घूमते सबसे पहले पुणे पहुंची। इस हार्ड कॉपी को सबसे पहले धनंजय और मनीषा ने अपने हाथ में लिया, लेकिन उन्हें यह पता था कि अगर वो उस पेपर का डायरेक्ट फोटोकॉपी करवाएंगे या डिजिटल प्रिंट निकलवाएंगे तो उनका डिजिटल फुटप्रिंट पकड़ा जा सकता है। इसलिए उन्होंने एक बेहद पुराना और चालाकी भरा रास्ता चुना। उन्होंने उस पूरे पेपर को एक कागज पर अपने हाथ से लिखा, यानी कि पूरा पेपर को हैंड रिटन किया। हाथ से लिखने के बाद उस पेपर को स्कैन किया गया और उसकी एक पीडीएफ फाइल भी बनाई गई और इस तरह उन्होंने उस पेपर का असली फॉर्मेट ही बदल दिया ताकि किसी को शक ना हो कि यह प्रिंटिंग प्रेस से आया हुआ असली क्वेश्चन पेपर है। और अब बारी थी उस पेपर को आगे बेचकर करोड़ों रुपए कमाने की। यहाँ पर एंट्री होती है इस कहानी के तीसरे बड़े किरदार की, जिसका नाम है शुभम करनाल।
जो कि महाराष्ट्र के ही नासिक का रहने वाला है। पुणे से ये हैंड रिटन पेपर कुरियर के जरिए नासिक में शुभम करनार के पास भेजा जाता है। शुभम इस पेपर को देखते ही समझ जाता है कि उसके हाथ में सोने की मुर्गी लग चुकी है। वो तुरंत ही अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और एजेंट से संपर्क करना शुरू करता है। शुभम का दबाव इतना ज़्यादा था कि उसने कुछ स्टूडेंट से व्हाट्सएप पर चैट करते हुए यहाँ तक की गारंटी दे दी कि तुम मुझे बस पैसे दो, मैं तुम्हें 720 में से 500 या 600 नंबर आने की पक्की गारंटी देता हूँ और तुम्हारा देश के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी करवाऊंगा। लेकिन शुभम को इस पेपर को एक बड़े बाजार तक पहुंचाना था और पेपर लीक का सबसे बड़ा बाजार तब तक बन चुका था राजस्थान का सीकर, जो पूरे देश में कोचिंग हब्स के लिए जाना जाता है, जहाँ लाखों बच्चे दिन रात पढ़ाई करते हैं। लेकिन उन्हीं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के भीतर और बाहर एजुकेशन माफियाओं का सबसे बड़ा जाल बिछा हुआ होता है। शुभम करनार इस पेपर को लेकर हरियाणा के गुरुग्राम के एक एजेंट के संपर्क में आता है जिसका नाम है यश यादव। यश यादव और शुभम के बीच एक बड़ी डील होती है। शुभम यश यादव को यह लीक पेपर पूरे 15 लाख रुपये में बेच देता है। सीबीआई जब बाद में यश यादव के मोबाइल फ़ोन को जब्त करती है तो उसके व्हाट्सएप चैट से यही 15 लाख की डील का साफ साफ खुलासा हो जाता है, जिसे शुभम ने पकड़े जाने के डर से अपने मोबाइल फ़ोन से डिलीट भी कर दिया था। यश यादव अब इस पेपर को आगे बढ़ाने के लिए एक नए ग्राहक की तलाश में था और उसे वो ग्राहक मिलता है राजस्थान के जयपुर के जमवा रामगढ़ का रहने वाला एक शख्स जिसका नाम है मंगीलाल खेती, जिसे लोग मंगीलाल बिवाल भी कहते हैं। मंगीलाल के साथ उसके दो भाई दिनेश बिवाल और विकास बिवाल भी इस धंधे में शामिल थे। मंगीलाल और यश यादव के बीच टेलीग्राम पर ही बात होती है और ये सौदा तैयार होता है पूरे 10 लाख रुपए में। मंगीलाल 10 लाख रुपए देकर वो पेपर यश यादव से खरीद लेता है। लेकिन यहाँ इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है। मंगीलाल ने ये पेपर सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं खरीदा था, बल्कि उसके पीछे उसकी एक पारिवारिक वजह भी थी। दरअसल मंगीलाल का छोटा बेटा राजस्थान के सीकर में ही एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठकर नीट की तैयारी कर रहा था। पिछले साल उसने पेपर दिया था लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर पाया और इस बार मंगीलाल चाहता था कि उसका बेटा किसी भी कीमत पर डॉक्टर बन जाए। दिलचस्प बात यह है कि इस बिवाल परिवार का इतिहास पहले से ही संदिग्ध था। सीबीआई की जांच में यह हैरत अंगेज खुलासा हुआ कि साल 2025 में यानी ठीक एक साल पहले इसी बिवाल परिवार के 4 बच्चों ने एक साथ नीट का एग्जाम क्वालिफाई किया था और वह इस वक्त अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि जिस परिवार के 4 बच्चों ने एक साथ पिछले साल ही नीट का एग्जाम क्वालिफाई किया हो और इस साल बाप खुद अपने छोटे बेटे के लिए 10 लाख का पेपर अरेंज कर रहा हो, तो क्या पिछले साल की जीत भी ईमानदारी से हुई होगी? अब यहाँ पर ये सवाल खड़े हो रहे हैं और यही वजह है कि अब सीबीआई इस पूरे परिवार के पुराने रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है। खैर 29 अप्रैल को मंगीलाल पेपर लेकर खुद जयपुर से सीकर के लिए निकलता है और सीकर पहुंचकर वो यह पेपर अपने छोटे बेटे को देता। लेकिन खेल यहाँ पर खत्म नहीं होता। मंगीलाल का बड़ा बेटा विकास बिवाल वो भी सीकर में ही एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाता था और वहाँ उसकी मुलाकात एक MBBS काउंसलिंग एजेंट से हुई थी जिसका नाम है राकेश कुमार मंडवरिया। मंगीलाल और विकास ने सोचा कि क्यों ना हम भी थोड़ा इस पेपर से पैसे कमा लें। उन्होंने उस पेपर को आगे राकेश कुमार मंडवरिया को बेच दिया। राकेश कुमार मंडवरिया ने उस पेपर का रेट लगाया 2 से 5 लाख रुपए प्रति स्टूडेंट। सीकर के कई अमीर बाप के बच्चों ने जो पढ़ाई में कमजोर थे उन्होंने राकेश को 2 से 5 लाख रुपए दिए और उस हैंड रिटन पेपर का एक्सेस हासिल किया। राकेश ने इस पेपर को आगे बढ़ाते हुए अपने एक और ऐसे साथी को बेचा जो कि सीकर का ही रहने वाला है और उस वक्त वो केरला के एक मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई कर रहा था। राकेश ने उसे यह पेपर सिर्फ 30,000 रुपये में दे दी। अब दोस्तों देखिए कि कैसे ये धंधा एक परिवार से दूसरे परिवार में फैलता है। एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले यानी 2 मई को केरल में MBBS की पढ़ाई कर रहे उस स्टूडेंट ने यह पेपर को व्हाट्सएप चैट पर अपने पिता को भेजा, जो कि सीकर में ही एक लड़कियों का PG हॉस्टल चलाते थे। उस बेटे ने मैसेज में अपने पिता को लिखा कि पापा, सीकर के एक दोस्त ने मुझे यह पेपर भेजा है, कृपया अपने हॉस्टल में रहने वाली सभी लड़कियों को दे दीजिए, कल के एग्जाम में एग्जैक्ट यही आने वाला है। और उस पिता ने बिना कोई परवाह किए हुए अपने हॉस्टल में रहने वाली सभी लड़कियों के बीच यह पेपर को सर्कुलेट कर दिया। सोचिए, जो बच्चे सालों से कमरे में बंद होकर दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे थे, उनकी मेहनत पर एक PG हॉस्टल के बंद कमरे में बैठकर पानी फेरा जा रहा था।
राकेश मंडवरिया का नेटवर्क इतना बड़ा था कि उसने देहरादून से लेकर अलग अलग जगहों तक लगभग 700 स्टूडेंट को वह पेपर पीडीएफ और प्रिंटेड फॉर्म में बांट दिया था। लेकिन इस पूरे इंटरस्टेट रैकेट का एक और सबसे बड़ा और डार्क चैप्टर खुलना अभी बाकी है, जिसका पता सीबीआई को तब चला जब उन्होंने अपने जांच का दायरा महाराष्ट्र के विदर्भा क्षेत्र तक बढ़ाया। सीबीआई को ऐसी ठोस खबरें मिली कि इस पेपर लीक के तहत सिर्फ राजस्थान और हरियाणा तक सीमित नहीं है, बल्कि नागपुर और चंद्रापुर के ब्रह्मापुरी तक फैले हुए हैं। मंडे को सीबीआई ने नागपुर के मंगलवारी और सेंट्रल एवेन्यू के पास साइमल्टेनियसली रेड्स यानी कि एक साथ छापेमारी की। ये छापेमारी उन बच्चों के घरों पर हुई थी जिनका नाम इस स्कैम में एक बेनिफिशरीज यानी कि फायदा उठाने वालों के रूप में सामने आए थे। लगभग 5 घंटे तक चली इस रेड्स में सीबीआई ने उन बच्चों के घरों से लैपटॉप्स, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, सैंपल क्वेश्चन पेपर्स, आईपैड्स और यहाँ तक कि हैंड रिटन नोट्स भी जब्त किए। और जैकपॉट तब लगा जब सीबीआई ने इन बच्चों और उनके पेरेंट्स से सख्ती से पूछताछ की, तब एक नया मोड़ सामने आया। दरअसल ये बच्चे उसे पुणे की ब्यूटी सैलून वाली मनीषा बागने के जरिए इस सिंडिकेट के संपर्क में आए थे। मनीषा इन बच्चों और उनके अमीर पेरेंट्स को एक नए कैरेक्टर के पास ले गई जिसका नाम है पीवी कुलकर्णी। पीवी कुलकर्णी पुणे में एक केमिस्ट्री का लेक्चरर है और इस पूरे नेटवर्क का एक अहम हिस्सा भी। और उसने क्या किया, एग्जाम से कुछ ही दिन पहले नागपुर और विदर्भा क्षेत्र के इन चुने हुए कैंडिडेट्स को चुपचाप पुणे बुलाया गया और वहाँ एक गुप्त जगह पर, जिसे हम एक सीक्रेट कैंप्स भी कह सकते हैं, वहाँ इन बच्चों के लिए एक प्राइवेट सेशंस रखे गए। इन प्राइवेट सेशंस में पीवी कुलकर्णी और उनके साथियों ने इन बच्चों को एग्जाम से पहले ही वो सारे क्वेश्चन पेपर को रट्टा मरवा दिया, ताकि जब बच्चे एग्जाम हॉल में बैठे तो बिना किसी गलती के टॉपर बन के निकले, यानी कि पूरी तरह से एग्जाम को क्रैक करके निकले। सीबीआई ने इन बच्चों के डिजिटल डिवाइसेस को फोरेंसिक जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेज दिया है, ताकि उनके द्वारा डिलीट किए गए चैट्स और कॉल रिकॉर्ड से इस पूरे नेटवर्क के असली मास्टरमाइंड का चेहरा साफ किया जा सके। अब आप सोचिए कि एक तरफ शिखर में व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर पेपर बिक रहा है, तो दूसरी तरफ पुणे में एक गुप्त कमरे में प्राइवेट सेशन देकर बच्चों को पेपर रटवाया जा रहा है। और इतना ही नहीं, बिहार के नालंदा में तो पुलिस ने एक ऐसा सोल्वर गैंग पकड़ा जिसमें एक एमबीबीएस सेकेंड ईयर का स्टूडेंट अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर फर्जी एडमिट कार्ड तैयार कर रहा था। उसका काम ये था कि जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं और एग्जाम में नहीं बैठना चाहते, उसके लिए उसके जगह पर एक प्रॉक्सी कैंडिडेट को बैठा दिया जाता था, ताकि प्रॉक्सी कैंडिडेट एग्जाम को अच्छे से फिलअप करे, ताकि वो बच्चे एग्जाम को क्वालिफाई कर ले। ये पूरा जाल देश के 7 से 8 राज्यों महाराष्ट्र, केरला, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर तक फैल चुका है। जब ये पूरा भंडाफोड़ हुआ तो देश के लाखों बच्चों और उनके माता पिता का गुस्सा फूट पड़ा। मेडिकल फ्रैटर्निटी की सबसे बड़ी एसोसिएशन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने भी सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि एनटीए अब पूरी तरह से एक सिस्टमेटिक फेलियर बन चुका है। यह एजेंसी बार बार देश के सबसे बड़े एग्जाम की सुरक्षा करने में नाकाम रही है, इसलिए या तो एनटीए को बदला जाए या फिर इसका फंडामेंटल रिस्ट्रक्चरिंग करके एम्स दिल्ली जैसी किसी मजबूत और ऑटोनमस बॉडी को नीट एग्जाम करवाने की जिम्मेदारी सौंपी जाए। फिलहाल दोस्तों, ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के भीतर है। सीबीआई ने इस पूरे खेल में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, चीटिंग, डकैती और नई भारतीय न्याय संहिता बिजनेस के भीतर पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 के तहत बेहद सख्त एफआईआर दर्ज की है। एनटीए ने अभी के लिए 21 जून 2026 को दोबारा एग्जाम करवाने की तारीख तैयार की है, और जिसमें कि बच्चों को कोई नई फीस नहीं देनी है। लेकिन सवाल फिर वही खड़ा होता है कि क्या एग्जाम का डेट बदल देने से उन बच्चों का मानसिक तनाव कम हो जाएगा जो सालों से एक एक कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे? और इसकी क्या गारंटी है कि अगली बार जब पेपर छपेगा तो कोई धनंजय लोखंडे जैसा या फिर शुभम खैरनाथ जैसा आदमी एनटीए के किसी सोर्स के साथ हाथ मिलाकर 15 लाख की डील नहीं कर रहा होगा? दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ एक पेपर लीक की नहीं है, यह लड़ाई है इस देश के एजुकेशन सिस्टम पर उस विश्वास की जो अब पूरी तरह से टूट चुका है। और दोस्तों, इसी टूटे हुए विश्वास के साथ आज देश का हर एक अमीर और गरीब माता पिता अपने बच्चों को देखकर यही सोच रहा है कि क्या हमारे बच्चों के लिए ईमानदारी से पढ़ाई करना एक गुनाह बन गया है। सरकार, कोचिंग सेंटर्स और सिस्टम के भीतर बैठे ये करप्ट लोग शायद ये भूल चुके हैं कि जब कोई पेपर लीक होता है तो सिर्फ एक एग्जाम रद्द नहीं होता, बल्कि उन बच्चों के सालों की तपस्या, उनके रातों की नींद और उनके पूरे परिवार का पूरा भविष्य एक ही झटके में दफन हो जाता है। दोस्तों, एक असफल स्टूडेंट खड़ा हो सकता है,
लेकिन एक ऐसा स्टूडेंट जिसका पूरे सिस्टम पर से ही विश्वास उठ गया हो, उसे दोबारा पढ़ाई में जगाना बिल्कुल ही नामुमकिन है। आज इस वीडियो के जरिए हमारी आवाज़ किसी एक एजेंसी या सरकार के खिलाफ नहीं है, बल्कि हमारी आवाज़ हर एक उस शख्स के खिलाफ है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को एक बाजार समझ बैठा है। अगर हम और आप आज भी चुप रहे, अगर हमने मिलकर इन एजुकेशन माफियाओं के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, तो आने वाले कल में हमारे देश का कोई भी बच्चा किसी भी एग्ज़ाम में बैठने से पहले डर से काँप रहा होगा। हमें एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जहां हर एक मासूम को उनकी काबिलियत के अनुसार उनका हक मिले, ना कि उनके बाप के बैंक बैलेंस के मुताबिक। इस वीडियो को उस हर एक बच्चे और उस हर एक माता पिता तक पहुंचाइए जो आज इस दर्द से गुजर रहे हैं, ताकि उनकी इस लड़ाई में उन्हें ऐसा ना लगे कि वो अकेले लड़ रहे हैं। और दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस पूरे सिस्टमेटिक फेलियर के पीछे का असली जिम्मेदार कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।